नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मॉडल पेपर सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आगे आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो आपका PPYQ क्वेश्चन है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको भी करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका कंप्लीट तैयारी आपका होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो सामान्य निर्देश दिया गया है बच्चों, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका सेम टू सेम सामान्य निर्देश दिया गया है कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल आपका 52 क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपका कोई बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका सेम टू सेम है। और मैंने वहां पे पिछला जो सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया हुआ है वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका खंड क में अपठित बोध है, यानी कि यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया हुआ है और एक आपका पद्यांश दिया हुआ है। इन दोनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को देना है। ठीक है, तो देखिए वही लिखा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि ये जो गद्यांश है इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके सही उत्तर को आपको चुनना है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर इसके बाद इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया है कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, जल और वायु प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इसका दुष्परिणाम न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, हमारे जीवन में दिन ब दिन हमारे आसपास प्रगति होती जा रही है, जिसमें क्या हो रही है, जो हमारे प्रकृति है जिसमें आपका पेड़ पौधे हो गए, वायु हो गया, जल हो गया, ये सब पेड़ पौधों की कटाई, अंधाधुंध कटाई हो रही है। वायु और जल का क्या हो रहा है, आपका तेजी से प्रदूषण फैलाया जा रहा है। वायु और जल क्या हो रहा है, तेजी से प्रदूषित हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो दुष्परिणाम है ना, ये वर्तमान पीढ़ी पर ही नहीं, जो आने वाली पीढ़ी है उस पर भी इसका जो खतरनाक प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रकृति के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करें और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। यानी कि हम क्या करेंगे, जो प्राकृतिक है उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए चलें और जो संसाधन है उसका बुद्धिपूर्ण विवेकपूर्ण उपयोग करें। आगे देखिए क्या लिखा गया है कि हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनिवार्य है। तो ये आपका पेज था, इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और क्या इसका आंसर होगा जानते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है। तो देखिए जो प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, तो तकनीकी प्रगति और जो आपका औद्योगिक विकास है इसके कारण हो रहा है। यानी कि जो फैक्ट्रियां बढ़ रही है और जो आपका हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए पार्ट पुर्जे बन रहे हैं। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी प्रगति हो रही है इसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पर्यावरण को नुकसान किस कारण पहुंच रहा है। तो पर्यावरण का नुकसान किस कारण पहुंच रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल और वायु प्रदूषण से। ठीक है, यानी कि जल और वो जो वायु का प्रदूषण हो रहा है इसके कारण आपका क्या हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ था जल और आपका यहाँ पे देख सकते हैं जल और वायु प्रदूषण से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति के
संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आपका प्रकृति है बच्चों, इसके संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है इसका संतुलन बनाए रखे, यानी कि हम जो जीव है एक दूसरे पर बेस्ड है, यानी कि दूसरे पर निर्भर है, तो इसके संतुलन को बनाए रखे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो देखिए पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका नीचे एक पद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस पद्यांश को आपको, ये पद्यांश जो दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उसके उत्तर को देना है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चयन करें। ठीक है, तो चलिए पद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है कि पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति की अनुपम देन, वृक्ष नदी पर्वत सागर सब में बसता सृष्टि का जतन, यदि हम करेंगे इनका दोहन खो देंगे स्वाभाविक धन, सोच समझकर कदम उठाएं तभी बचेगी धरती जन जन। यानी कि ये जो पद्यांश है इसमें भी आपका धरती के बारे में बताया गया है। ठीक है, नदी प्रदूषित हो रहा है, वृक्ष आपका कट रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन कि पद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव का जीवन किसकी देन है? तो ये जो पद्यांश हम लोगों ने पढ़ा इसके अनुसार जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर मानव की देन किसकी देन है? तो ये आपको प्रकृति की अनुपम देन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पृथ्वी पर मानव का जीवन जो है ये है आपका प्रकृति की अनुपम देन। ठीक है, तो सारा कुछ आपको इसी प्रकार से जो बोर्ड एग्जाम में भी पैसेज और आपका जो गद्यांश और पद्यांश जो आपका आएगा उसमें भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकृति की अनुपम देन। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि पद्यांश में किसे सृष्टि का जतन बताया गया है? तो पद्यांश में सृष्टि का जतन वृक्ष नदी पर्वत और सागर को बताया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पद्यांश के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया गया तो क्या होगा? तो प्रकृति का अगर हम लोग दोहन करते तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है यदि हम करेंगे इनका दोहन खो देंगे सब स्वाभाविक धन। ठीक है, तो यहाँ से आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि धरती को बचाने के लिए पद्यांश में क्या सुझाव दिया गया है? तो धरती को बचाने के लिए पद्यांश में आपका सोच समझकर कदम उठाने का यहाँ पे सुझाव दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सोच समझकर कदम उठाएं तभी बचेगी धरती जन जन। ठीक है, तो क्या करें, सोच समझकर कदम उठाने को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 8 का ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब यहाँ से देखिए आपका अगला नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है अभिव्यक्ति और माध्यम। देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल आपका 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और काफ़ी एकदम आसान टॉपिक है, इसका मैं और भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आसानी से आप लोग इस पे नंबर उठा करके चले जाएंगे। देखिए बच्चे तो सिर्फ किताब वाला पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन एक अलग किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम नाम का, उसको आप लोग पढ़ते नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे और भी इनका क्वेश्चन कराऊंगा, आसानी से आप लोग 7 से 8 नंबर उठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र है? तो जो आपका व्यक्तिगत पत्र होता है बच्चों, ये आपका एक प्रकार से अनौपचारिक पत्र होता है, यानी कि इनफॉर्मल लेटर होता है। देखिए व्यक्तिगत पत्र हम लोग किसके पास लिखते हैं? तो देखिए किसी खास व्यक्ति के पास लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। जैसे कि दोस्त के पास हम लोग पत्र लिख रहे हैं, माता के पास पत्र लिख रहे हैं, पिता के पास पत्र लिख रहे हैं, बहन के पास, बड़े भाई के पास, यानी कि किसी खास व्यक्ति के पास जो हम लोग पत्र लिखते हैं उसे आपका व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। और ये सब जो पत्र होता है आपका अनौपचारिक पत्र कहते हैं, यानी कि इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र। देखिए जो नीचे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ना बच्चों, ठीक है, वो आपका गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन का देखिए यही आपका 9 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ना, वो आपका नीचे बता दिया गया है औपचारिक पत्र। ठीक है, जो कि आपका पूरी तरह से गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक है, देखिए औपचारिक पत्र के अंतर्गत वे सारे पत्र आते हैं जो आपका ऑफिशियल होते हैं, जिससे हम लोग
आपका एडिटर के पास पत्र लिखते हैं, प्रिंसिपल के पास जो पत्र लिखते हैं, डीसी सर के पास पत्र लिखते हैं, तो और भी कोई भी पदाधिकारी के पास जो पत्र लिखते हैं वो आपका औपचारिक पत्र में आता है। लेकिन कोई भी व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, दोस्त, माता पिता और भी किसी के पास, ठीक है, हाँ, तो वो सब आपका अनौपचारिक पत्र में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र। तो क्लियर हो गया औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो देखिए, रचनात्मक लेखन के सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है शब्दों का सही उच्चारण होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्दों का सही उच्चारण ये रचनात्मक लेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो देखिए, मुद्रित माध्यम यानी कि जो छपाई होती है, जैसे अखबार हो गया, पोस्टर, बैनर हो गया, ठीक है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है ना, ये आपका लेखन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखन। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सिंपल सी बात देखिए, ये पुस्तक क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आता है क्या, नहीं, तो ये नहीं हो जाएगा। रेडियो क्या इलेक्ट्रॉनिक है आपका, हाँ सर, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, उसमें बैटरी लगता है, उससे आपका एक एंटीना खड़ा होती है, उस एंटीना से आपका सिग्नल जाता है, फिर उससे आता है, तभी आप हम लोग समाचार सुन पाते हैं और आपका गाना सुन पाते हैं। तो क्या है, रेडियो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात, समाचार पत्र भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं है और पोस्टर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडियो, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जो सामूहिक संचार होता है बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा प्रदान करना भी होता है, मनोरंजन करना भी होता है, साथ ही साथ सूचना देना भी होता है। जैसे कि हम लोग डीडी नेशनल, ठीक है, डीडी नेशनल में हम लोग क्या समाचार भी देखते हैं, वहाँ से हम लोगों को शिक्षा भी प्राप्त होती है, ठीक है, साथ ही साथ हम लोग मनोरंजन के लिए सीरियल वगैरह, फिल्म वगैरह भी दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये सभी इसका क्या है, सामूहिक संचार का उद्देश्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है। तो सिंपल सी बात है, इंटरनेट डिजिटल, देखिए ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, जो इंटरनेट है आपका डिजिटल माध्यम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है। तो देखिए, टीवी पर जो हम लोग समाचार देखते हैं बच्चों, टीवी पर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखते भी हैं, यानी कि दृश्य भी है एक तरह से, ठीक है, और उसका आवाज़ को हम लोग सुनते भी हैं, यानी कि ये क्या है, श्रव्य भी है। तो कह सकते हैं टीवी पर जो हम लोग समाचार देखते हैं, ये आपका क्या है, कौन सा माध्यम का उदाहरण है, तो दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य, ठीक है। अगर पूछे कि रेडियो पर जो हम लोग समाचार देखते हैं, ठीक है, रेडियो पर जो हम लोग समाचार सुनते हैं, तो वो कैसा माध्यम हो जाएगा, श्रव्य, क्योंकि सिर्फ सुनते हैं हम लोग। समाचार पत्र पर जो हम लोग समाचार पढ़ते हैं, ठीक है, उससे वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो सिर्फ आपका दृश्य माध्यम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ देख के आँख से देखते हैं और पढ़ते हैं, कान से नहीं सुनते जी समाचार पत्र वाला, बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो टीवी क्या हो जाएगा, दृश्य और श्रव्य माध्यम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों कि समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो देखिए, समाचार पत्र का लाभ क्या होता है, ये सस्ता भी है, साथ ही साथ ये हमेशा उपलब्ध रहता है, घर में रह जाता है, ठीक है। बाकी और नेट वाला क्या होता है, डिलीट भी हो जाता है, विस्तृत जानकारी भी देता है, ठीक है, यानी कि ये सभी समाचार पत्र का लाभ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आपका अगला सेक्शन शुरू होता है पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो आपकी किताब है, दोनों किताब, और दोनों किताब का अब क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है। और यहाँ पे आपका एक पैसेज दिया गया है, ये जो पैसेज है ना भाई साहब, आपकी किताब में जो चैप्टर है, उसी चैप्टर से आपका चैप्टर के अंश को उठा करके यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है और इसके नीचे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पैसेज को पढ़ने से आपको नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, और उससे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी किताब का ही आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो आपका पैसेज लिया गया है आपकी किताब में जो चैप्टर है कुटुज, ठीक है, कुटुज चैप्टर से ये आपका अंश लिया गया है। अच्छा, कुटुज चैप्टर का लेखक का नाम क्या है, क्या नाम है भाई साहब, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कुटुज के बारे में लेखक ने क्या बताया है। तो देखिए, कुटुज के बारे में लेखक ने बताया है कि कुटुज शान से जीता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि लेखक के अनुसार कुटुज किस प्रकार से जीता है। तो देखिए लेखक के अनुसार जो आपका कुटुज है बच्चों वो अपना शान से और बिना किसी स्वार्थ से जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटुज क्या है, एक तरह से पेड़ ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गद्यांश में कुटुज का जीवन किस प्रकार के सिद्धांतों से प्रेरित है। तो गद्यांश में जो आपका कुटुज का जीवन के बारे में बताया गया है तो ये किस प्रकार के सिद्धांतों से प्रेरित है। तो ये आपका नीति, धर्म और शान के सिद्धांत से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लेखक ने भीष्म पितामह और अवधूत की किस भाषा में क्या संदेश दिया है। तो देखिए लेखक ने जो भीष्म पितामह और अवधूत की भाषा में जो संदेश दिया है वो क्या संदेश दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुख या दुख या प्रिय अप्रिय जो भी मिले उसे शान से स्वीकार करना चाहिए, ये संदेश दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला अब यहाँ से देखिए आपका एक पद्यांश दिया गया है। ये भी पद्यांश जो है बच्चों ये भी आपकी किताब से लिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उससे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए वही लिखा गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके जो प्रश्न दिए गए उसके उत्तर का चयन करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है 21 नंबर का बच्चों कि श्रीमती स्वप्न की मधुमाया का क्या अर्थ है। तो देखिए श्रीमती स्वप्न की जो मधुमाया का अर्थ है वो है सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है, ठीक है। ये इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई पंक्ति में कवि किसकी आलोचना कर रहा है। तो ये जो पंक्ति है आपका ना कि मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई, तो इसमें इस पंक्ति में कवि किसकी आलोचना कर रहा है। तो इस पंक्ति में कवि अपनी आशा की आलोचना कर रहा है, ठीक। अपनी उम्मीद की जो किरण है उसकी आलोचना कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गहन विपिन की तरु छाया में का क्या अर्थ है। तो गहन विपिन की तरु छाया में इसका अर्थ होता है बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयाँ इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो आपका पद्यांश है बच्चों ये कौन से पाठ से लिया गया है। देवसेना की गीत इस चैप्टर से लिया गया है, इस कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और देवसेना का गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा देवसेना के गीत इसे लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अब आपकी किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ना ही कोई पद्यांश दिया हुआ है ना ही कोई गद्यांश दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है 25 नंबर का कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं। तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आपका मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने गए हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस शहर में वसंत अचानक आता है। तो कौन से शहर में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बनारस। बनारस में आपका अचानक वसंत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है। तो ये जो आपका निबंध है बच्चों प्रेम घन की छाया स्मृति ये आपका संस्करणात्मक इस शैली में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्करणात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था। तो जो हरगोविंद और उनकी जो बड़ी बहुरिया रहती थी, ठीक है, तो जिस गांव में रहती थी तो उसका नाम क्या था। तो जलालगढ़ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है। तो ये जो आपका चैप्टर है बच्चों सूरदास की झोपड़ी, जिसको सूरदास की झोपड़ी को जला दिया जाता है, कौन जलाता है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रंगभूमि, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। प्रेमचंद के द्वारा रंगभूमि लिखा गया, उसी गद्य उपन्यास का अंश है सूरदास की झोपड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है बच्चों कि बिस्कोर की माटी पाठ के लेखक कौन है। तो ये जो आपका चैप्टर है बिस्कोर की माटी, इस पाठ के लेखक आपका विश्वनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी आपका बिस्कोर की माटी पाठ के लेखक हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए तो यहाँ आपका
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, सारा आपका तैयार है, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तो चैनल पे आप लोग नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे आपको अपलोड मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। और बाकी बात और भी कोई भी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर का सोल्यूशन तो और भी कोई भी सब्जेक्ट का आपका इंपॉर्टेंट जो खास क्वेश्चन है आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।